हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, लेकर के आई हूँ आज आपके लिए चैप्टर नंबर 2 पुष्प पादपों में लैंगिक जनन के एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न उत्तर। तो अब तक हमने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वीडियो देख ली होगी। अब हम आज चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सबके सब बिना टाइम वेस्ट करे ध्यान लगा के सुनिए और समझिए कि किस प्रकार से उत्तर देना है आपको। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आप सभी ने बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 2 पढ़ रखा है। मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है, इसलिए आपको एकदम अच्छे से सारे आंसर आने चाहिए अभ्यास पुस्तिका के। और अभ्यास पुस्तिका में थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे हैं जो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मेरा काम है कि मैं उनको आपको समझाऊं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक आवर्तबीजी पुष्प के उन भागों के नाम बताए जहां नर एवं मादा युग्मोभित का विकास होता है। तो ये मैंने आपको जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी कोई या इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रही थी, तो मैंने लास्ट में जो क्वेश्चंस रखे थे वहां पर भी ये क्वेश्चन दिया था। तो बहुत बच्चों ने आंसर दिए थे और उनके सही भी थे। ठीक, तो देखिए सबको पता होगा कि आवर्तबीजी पुष्प में कौन से वो अंग होंगे जहां पर आपका मादा युग्मोभित का विकास होता है। तो सबको पता है कहाँ, बताइए जल्दी, अंडाशय में। तो यहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में नर भी है, तो नर का कहाँ होगा, जहाँ पर जो नर अंग होगा यानी कि परागकोश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परागकोश। तो ये आपने अच्छे से आंसर भी दिया था। ठीक है ना, जो नर युग्मोभित होगा उसका हमारा परागकोश में होता है ना। जो युग्मोभित यानी कि जब लघु बीजाणु बनता है उससे आगे चल करके परागकण और परागकण से आगे चल करके नर युग्मक बन जाता है। तो वो प्रथम कोश क्या हो जाएगा, अंग की बात करिए तो इसलिए परागकोश आया है। कोशिका की बात करते तो लघु बीजाणु आता। क्लियर। उसी प्रकार मादा की बात करेंगे तो अंग पूछा है तो वो सारी क्रियाएं अंडाशय के अंदर हो रही थी। ठीक है, कोशिका पूछा जाता तो गुरु बीजाणु बोलते, क्योंकि गुरु बीजाणु से आगे चल करके मादा युग्मक का निर्माण होता है। सबको क्लियर रखना है। तो अंग में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अंग और कोशिका दोनों अलग अलग है। ठीक है, कभी कभी अंग पूछ लिया जाता है, कभी कभी प्रथम कोशिका पूछ दी जाती है युग्मोभित। क्लियर। चलिए आगे, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो ये चैप्टर में एक एक टॉपिक आपको बहुत क्लियर से बताया था कि लघु बीजाणुधानी कहाँ पर पाई जाएगी, नर संरचना में पाई जाएगी। गुरु बीजाणुधानी कहाँ पाई जाएगी, जो पुष्प की मादा जनन संरचना होगी। क्लियर। तो यहाँ पर अब इन दोनों के मध्य में हमें भेद करना है और उसके बाद हमें ये बताना है कि इनसे किस कोशिका का निर्माण होता है, इनमें कौन सा विभाजन होता है और लास्ट में क्या उत्पाद बनता है। लघु बीजाणु की बात करेंगे तो इसमें आप सभी को पता है कि लास्ट में परागकण और उससे नर युग्मक बनता है। क्लियर। और यहाँ मादा की बात करेंगे यानी कि गुरु बीजाणु की बात करेंगे तो इससे क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। और इन सारी प्रोसेस के बीच में कौन सा विभाजन होता है, अंतिम उत्पाद को बनाने के लिए बीच में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हम अंतर को लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के पहले इनके मध्य में हम भेद कर लेते हैं। ठीक है, एक परागकोश में प्राय 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। आप सभी को मैंने बताया था इस प्रकार से, ये क्या है, 4 लघु बीजाणुधानी है ना। परागकोश की 2 पालियों में क्या पाई जा रही है, लघु बीजाणुधानियां पाई जा रही है, जिनमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसी के अंदर क्या होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्लियर। लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर मादा की बात करेंगे, अंडाशय में पाई जाने वाली गोलाकार संरचनाएं जो अंडाशय की गुहा में बीजांड आसन पर एक वृत्त द्वारा लगी होती है उसे बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि ये क्या था, हम अगर बात कर रहे हैं ये पुष्प की मादा संरचना थी। इसमें जो ये अंडाशय था इसके में क्या लगा था, एक गोलाकार संरचना लगी थी।
सबको पता है, जिसने चैप्टर पढ़ा है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसे हमने क्या कहा, बीजाण, या हम इसको क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणुधानी, है ना, गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, ये पीछे की मात्रा धानी, ये सबको पता है ना। तो ये क्या होगी, गुरु बीजाणुधानी, मादा संरचना में पाई जा रही है। अब यहाँ पर तो क्या था, लघु बीजाणुधानी में जो लघु बीजाणु था उसके निर्माण की क्रिया को हमने लघु बीजाणु जनन कहा। इसी प्रकार अगर मादा की बात करेंगे तो गुरु बीजाणु जनन किसे कहेंगे, गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि इसमें गुरु बीजाणु जनन पाया जाता है और लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु जनन पाया जाता है। क्लियर, तो ये वाला अंतर तो स्पष्ट हो गया है। अब दूसरी बात क्या है, इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमने देखा था ना जब लघु बीजाणुधानी की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, लघु बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, ठीक है। हमने जब उसकी एक संरचना को निकाल के देखा था तो लघु बीजाणुधानी में बहुत सारी प्रोसेस के बाद जब इसमें लास्ट में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, तो उसके पश्चात कौन बन रहा था, लघु बीजाणु बन रहा था, है ना। क्या बन रहा था, लघु बीजाणु बन रहा था। क्लियर, तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया, लघु बीजाणुधानी से अर्धसूत्री विभाजन पाया गया। उसी प्रकार गुरु बीजाणुधानी की बात करें, गुरु बीजाणुधानी की अगर हमने बात करी, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी थी, बीजाण थी, बीजाण के अंदर क्या हो रहा था, बीजाण काय की कोशिका लगातार विभाजित हो रही थी। उसके बाद गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था उसके पश्चात 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। तो कितने गुरु बीजाणु बने थे, 4 गुरु बीजाणु। क्लियर इतनी बात, जिसमें से 3 निष्क्रिय थे और एक ही आगे चल करके नई मादा युग्मक की संरचना बना रहा था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, है ना। क्लियर इतनी बात, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, चलिए अब अंतिम उत्पाद क्या बन रहा था, हमने देखा लघु बीजाणु जनन की क्रिया लघु बीजाणुधानी के अंदर हो रही थी, तो वहां पर जो अंतिम उत्पाद था वो लघु बीजाणु था। और यही लघु बीजाणु आगे चल करके परागकण बनाता है। परागकण कैसे बनाते हैं, जब वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, कायिक कोशिका, जनन कोशिका, फिर उसके बाहर पर एक 2 परतें बन जाती है ना, चोल, अंतःचोल और बाह्य चोल, स्पोरोपोलिन का और पेक्टोसेलुलोज का। क्लियर इतनी बात, तो यहाँ पर परागकण बन जाते, तो अंतिम उत्पाद क्या हो गया, लघु बीजाणु या परागकण। क्लियर, अब इस प्रकार गुरु बीजाणु जनन की बात करते तो यहाँ पर क्या बनेगा, अंतिम उत्पाद गुरु बीजाणु बन रहा है, ये बन रहा था। क्लियर, फिर गुरु बीजाणु तो बन रहा था लेकिन साथ साथ में वहां पर भ्रूण कोश का निर्माण भी तो हो रहा था, वो 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना वो भी यहाँ पर बन रही थी, है ना। और यहाँ पर क्या था वाला, एक गुरु बीजाणु, यानी कि उसमें से एक निष्क्रिय, 3 निष्क्रिय होकर के एक गुरु बीजाणु क्रियाशील हो जाता है। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर, ये सबको आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए आगे, अब चलते तीसरे क्वेश्चन की साइड। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, ये क्रम लगाने वाला तो आपको पूछे जाते हैं बहुत से, तो इसलिए इनको अच्छे से याद करना। जिसने क्लासेस पढ़ी है, टॉपिक जिसने अच्छे से पढ़ा है उन्हें ये बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि मैंने आपको एकदम टॉपिक के बाद, यानी कि आपको जैसी जैसी क्रियाएं होती है उसी प्रकार से आपको पूरा चैप्टर समझा रखा है। तो इसलिए जिसने वीडियो नहीं देखी है, वीडियो देखो, ताकि आपको ये क्रम लगाना आप खुद से सीख जाओगे। फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, बस आपको लैंगिक जनन की प्रवस्थाओं को समझना जरूरी है। कौन कौन सी प्रवस्थाएं होती हैं, निषेचन पूर्व प्रवस्था, निषेचन और निषेचन पश्चात प्रवस्था। क्लियर, जहां पर क्या होता है, निषेचन पूर्व प्रवस्था में हमेशा क्या होगा, युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। निषेचन में तो निषेचित हो जाते हैं और उसके पश्चात निषेचन पश्चात अवस्था में क्या होगा, किसी भी उत्पाद का निर्माण होता है, बीज का, भ्रूण का, है ना, इस प्रकार से। अब आगे मनुष्य वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको ये कर्म देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, और युग्मक जनन के अंदर फिर किस प्रकार से हमने ये टॉपिक को क्लियर करके अंदर गए थे, वो सब भी आपको अगर पता होगा तो फिर तो आप एकदम अच्छे से इनको सही कर्मों में लगा सकते हो। तो बताओ, यहाँ पर लघु बीजाणु जनन की बात कही है, तो यहाँ पर जिसने चैप्टर पढ़ा उसे अच्छे से आएगा। आप सभी को पहले तो परागकण को देखते ही लग गया होगा
कि यहाँ पर ये जो पूरे ये जो आपको दे रखे है ना, ये जितने भी दे रखे हैं ये आपकी नर संरचना से ही दे रखे है, अर्थात यहाँ पर लघु बीजाणु जनन का रोल हो रहा होगा। क्लियर? तो देखो परागकण दिया है, गुरु बीजाणु जनन ऊतक दिया है, लघु बीजाणु चतुष्क दिए हैं, परागमात्र कोशिका दी है और नर युग्मक दिया है। सबसे पहला क्या होता है? लघु बीजाणु धानिकी। कौन सी? बीजाणु जनन ऊतक। तो पहला क्या हो गया? बीजाणु जनन ऊतक। सबको पता था ना, लघु बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु जनन ऊतक की क्या पाई जाती है? पराग मात्र कोशिका, है ना। तो पराग मात्र कोशिका, है ना। और इस पराग मात्र कोशिका में क्या हो रहा था? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, है ना। और उसके पश्चात किसका निर्माण हो रहा था? लघु बीजाणु चतुष्क का। 4 लघु बीजाणु बन रहे थे, तो लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? पराग मात्र कोशिका में जैसे अर्धसूत्री विभाजन हुआ और इसका निर्माण हुआ। अब ये लघु बीजाणु आगे चल करके क्या बनाता है? परागकण बनाता है। क्लियर सबको? और ये परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा उसके पश्चात ये क्या बनाता है? 2 नर युग्मक बनाता है। तो इस प्रकार से कर्म तो आपको पता है, आपने डेफिनेशन आपको पता है, आपने समझा है, तो आपने ये लिख दिया। अब यहाँ पर मैच करते हैं, ठीक है। तो पहले आंसर भी देख लेते हैं। देखो, बीजाणु जनन ऊतक की पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु आगे विकसित होकर परागकण का निर्माण करेगा और परागकण जब वर्तिकाग्र पर जाएगा तो वो नर युग्मक का निर्माण करता है। तो ये क्रम कितने अच्छे से आपको क्लियर हो गया, समझ गए? तो इस प्रकार से जब आप लाइन वाइज से पढ़ते हो, टॉपिक के बाद टॉपिक, टॉपिक के बाद टॉपिक, क्रिया को ऐसे पढ़ो कि उसको फील कर सको आप। आपको दिमाग में ऐसा लगेगा कि हाँ, आप पुष्प की संरचना देख रहे हो, किस प्रकार से नर युग्मक ने किस प्रकार से विभाजन करके 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण कर दिया, फिर वो स्थानांतरित होकर के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। तो ये सब इमेजिन करोगे आप, तो आपको फिर बायोलॉजी बहुत ईजी लगेगी जब इमेजिन करने स्टार्ट करोगे। क्लियर? तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चले, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ओ चलिए, ये हो गया था कौन से क्वेश्चन में? हम चौथे क्वेश्चन में थे। हाँ ठीक, चलो चौथा क्वेश्चन क्या है? एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक एवं स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो ये क्वेश्चंस भी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिखा है कि आपको स्पष्ट भी करना है कि किसके क्या क्या काम होंगे, है ना। क्या लिखा है? विवरण दिखाते हुए, तो विवरण भी देना है। सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं? संरचना देखते हैं, ठीक है। जिसने क्लास में वैसे मैंने आपको बीजांड की बहुत अच्छे से संरचना समझाई थी, है ना। कुछ नहीं है, सिंपल सोचो क्या था बीजांड की संरचना, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बीजांड आप सबको पहले एक ऐसा गोला बना दो, सीख भी लो संरचना। अब बीजांड भी कई प्रकार के होते हैं, उल्टा बीजांड होता है, 90 डिग्री का बीजांड होता है, कभी नीचे झुका हुआ बीजांड होता है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो बीजांड 2 अध्यावरणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये बना दो इसके 2 अध्यावरण, ये रहे, ठीक है, अध्यावरण बन गए। बीजांड की वो जो एक संरचना निकलती है डंठल के रूप में, चलो पहले इनके नाम तो लिख लो। जो बाह्य वाला आवरण है उसको हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं, बाह्य अध्यावरण, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। क्लियर? अंतः अध्यावरण। अब देखो बीजांड का कौन सा भाग, अगर इस बीजांड को यहाँ पुष्प से चिपकना है, जुड़े रहना है, तो एक डंठल नुमा संरचना होती है जो बीजांड को क्या करेगी? पुष्प से जोड़े रखेगी, ठीक है। तो ये अपरा पाया जाता है, उससे ऊपर एक डंठल निकलती है और फिर उसके ऊपर बीजांड खड़ा रहता है, ठीक है। तो इस डंठल को हम कहते हैं बीजांड वृंत, बीजांड वृंत,
तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी संरचना बीजाणु को पुष्प से जोड़े रखती है, तो बीजांड वृंत आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक नाभिक स्थित होता है जिसे हम कहते हैं नाभिक, और इंग्लिश में हीलम कहते हैं। ठीक है, नाभिक। ये चलो ये भी हो गया। चलिए ये आवरण ढका दो इसको यहाँ पे से। क्लियर। अब देखो जहां पर बीजांड का वह भाग जहां पर आवरण अनुपस्थित होता है उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। क्लियर, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार की जो ठीक सम्मुख संरचना होती है इसे कहते हैं निभाग। ये भी सबको क्लियर है। ठीक, अब बीजांड का जो मध्य, जो ये गोलाकार संरचना होती है जो मृदुतक ऊतक से मिलकर बनी होती है, इसे हम कहते हैं बीजांड काय। बीजांड काय। क्लियर इतनी बात। अब बीजांड काय आगे चल करके किसका निर्माण करता है, भ्रूणकोश का निर्माण करता है। और भ्रूणकोश कैसी संरचना है, 7 कोशिका है ना, 7 कोशिका संरचना। ये कितनी कोशिका बन गई, 7 कोशिका, और 8 केंद्रक वाली संरचना। तो ये केंद्रक दिखा दिए मैंने। ठीक है, मध्य में 2 केंद्रक, बाकी सारी कोशिकाओं में एक एक केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। इतनी बात क्लियर। तो इस प्रकार से बीजांड की संरचना होती है। आप इनको नाम दे सकते हो कोशिकाओं को। ये कौन सी कोशिकाएं, ऊपर की 3 प्रतिवेशांत कोशिकाएं, मध्य में ध्रुवीय कोशिका होती है, नीचे की जो साइड की 2 कोशिका होती है उन्हें सहायक कोशिका कहते हैं, और जो मध्य की कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बीजांड की संरचना है। क्लियर इतनी बात। चलिए अब देख ले कि इसको स्पष्ट कैसे करना है, तो ये स्पष्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बीजांड, यह एक अंडाकार सफेद संरचना होता है जो पुष्प के, आप सभी को पता है कि वो बीजांड कहाँ पाया जा रहा है, जो पुष्प का तीसरा भाग है। इस मादा संरचना का जो तीसरा नीचे गोल वाला भाग है अंडाशय, उसके अंदर पाया जाता है, जो कि अपरा पर उत्पन्न होता है या मृदुतक गद्दी पर उत्पन्न होता है। यानी कि बीजांड काय के अंदर उत्पन्न हो रहा था ना, तो इसलिए हम इसे कहते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, बीजांड वृंत है, जो संरचना डंठल नुमा थी, बीजांड को जोड़े रख रही थी। यह बीजांड का वृंत है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है। बीजांड पर उपस्थित वह बिंदु जहां फ्यूनिकल इसके साथ संपर्क में आता है उसे हाइलम यानी कि नाभिक कहते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस या उल्टे बीजांड में फ्यूनिकल भी बीजांड को बीजांड काय के साथ समेकित हो जाता है। ठीक है, और एक उभार सी संरचना बनती है, इसे रैफी कहते हैं। क्लियर, तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। अध्यावरण की बात करेंगे। आप इसमें जितना आपने समझा ना उतना लिख सकते हो, स्पष्ट आप खुद ही कर सकते हो। अध्यावरण में क्या होगा, ये बीजांड के 1 या 2 बहुकोशिक या क्यूटिकल युक्त स्तर के बने होते हैं। ये एक छोटा छिद्र बीजांड द्वार, अब वहां पर जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, जो एक छोर पर रह जाता है, बीजांड द्वार से विपरीत छोर, विपरीत यानी कि ठीक उसके सामने वाली संरचना, उसे हम कहते हैं निभाग। ठीक है, ये भी आ गया। आगे चलिए अब बीजांड काय की बात करिए तो यह गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के शरीर को दर्शाता है, जो मध्य में स्थित होगा। बीजांड काय कौन सी कोशिका, मृदुतक कोशिका, जिनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, उससे बना होता है और इसमें भोजन का भंडारण होता है। क्लियर। चलिए अब भ्रूणकोश बना। ठीक है, बीजांड काय के, यह गुरु बीजाणुधानी में धसी लगभग अंडाकार युग्मोभित संरचना है, क्योंकि आगे चल करके युग्मक का निर्माण करेगी। भ्रूणकोश अत्यधिक पतले होते हैं, पेक्टोसेलुलोज स्तर द्वारा घिरे होंगे। अंदर की ओर 7 कोशिकाएं रहती है और उसमें क्या होंगे, 7 कोशिका होती है। मध्य में 2 केंद्र वाला एक कोशिका प्रेजेंट है, और बाकी सब में कैसी है, जो कोशिकाएं होंगी उन सब में एक एक क्या पाया जाएगा, एक एक केंद्रक पाया जाएगा। क्लियर, तो ये आप लिख सकते हो। 3 कोशिकाएं, देखो बीजांड द्वार के सम्मुख 3 कोशिकाएं होती है और फिर 3 निभाग की साइड होती है। बीजांड द्वार कोशिका एक बड़े अंड या अंड गोले या 2 सहायक कोशिकाओं के साथ अंड उपकरण बनाती है। तो ये कोशिकाएं मैंने आपको समझा ली है, आप अपने शब्दों में अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक, चलो आगे चले। हाँ, ये बीजांड की संरचना। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, आप मादा युग्मोभित के एक बीजाणु विकास से क्या समझते हैं। तो मादा युग्मक के एक बीजाणु से क्या समझ रहे थे, आपने देखा
जब क्या हो रहा था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, तो उसके पश्चात 4 गुरु बीजाणु बन रहे थे, है ना, जिनमें से क्या थे, जो 3 बीजाणु द्वार के साइड के थे वो तीनों निष्क्रिय थे और वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। लेकिन जो एक गुरु बीजाणु था वही आगे चल करके जिसमें फैल गया, है ना, बीजाणु काय की साइड फैल गया पूरा, और उसमें फिर समसूत्री विभाजन हुआ, तो उससे 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, और फिर यही आगे चल चल करके क्या बनाया इसने, पूरी 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना, जिनमें से एक मादा युग्मक का निर्माण भी हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर हम इससे यही समझते हैं। अब इसे लिखना कैसे है तो देख लीजिए। देखो, मादा युग्मोभित या भ्रूणकोश अगुणित गुरु बीजाणु से विकसित होता है, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन में 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। एक बीजाणु क्या होगा, विकास करेगा। मादा युग्मोभित या भ्रूणकोश एकल क्रियाशील गुरु बीजाणु से वृद्धि करके बनता है। तो पूरे भ्रूणकोश की संरचना सिर्फ एक गुरु बीजाणु बना रहा था, वही एक गुरु बीजाणु आगे चल करके 7 कोशिका 8 केंद्रक वाली संरचना बना रहा था, ठीक है। तो हम इससे यही समझते हैं। क्लियर? ठीक। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र द्वारा परिपक्व मादा युग्मोभित के 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक प्रकृति की व्याख्यान कीजिए। तो ये सब कर सकते हो, अभी मैंने सबको समझा दिया, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, देखो क्या बोला है उन्होंने, आपको पता है कि ये भ्रूणकोश कहलाएगा जब इसके अंदर कैसी संरचना होगी, ये 7 कोशिका बना लो, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली, मध्य में 2 और सारी कोशिकाओं में 1-1। क्लियर? ऊपर की 3 कोशिकाओं को प्रतिव्यशांत कोशिका कहते हैं, है ना, ठीक है भाई। जो मध्य की कोशिका होती है उसको ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका, है ना। क्लियर इतनी बात? अब जो नीचे की 2 कोशिकाएं होती है साइड की, उन्हें हम सहायक कोशिका कहते हैं। क्लियर? सहायक कोशिका कहते हैं। और जो मध्य में ये वाला कोशिका है इसे अंड कोशिका कहते हैं, और यही क्या है, मादा युग्मक है। तो इस प्रकार से आपने भ्रूणकोश की संरचना को दिखा लिया। अब इनके काम क्या क्या है ना। तो प्रतिवेशांत कोशिका में प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह स्टोर रहते हैं। क्लियर? ध्रुवीय कोशिका आगे चल करके भ्रूणकोश का निर्माण करेगी, ठीक। अब यहाँ पर जो सहायक कोशिका है इनका रोल क्या होगा, ये एक संदेश देने का काम करती है। जब आगे आप देखते हो कि परागण की क्रिया हो जाती है, उसके पश्चात जो परागकण होता है, परागकण आ जाएगा वर्तिकाग्र पर, ठीक है। उसमें क्या है, एक कायिक कोशिका होती है और एक जनन कोशिका होती है, सबको पता है। कायिक कोशिका धीरे धीरे क्या होती है, फैल करके नीचे नीचे की साइड ऐसी आकृति बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो इसलिए जो जनन कोशिका इसके अंदर है वो भी धीरे धीरे करके क्या होगा, वर्तिकाग्र पर आता रहेगा नीचे नीचे, और यहाँ पर आकर के वो 2 नर युग्मक बनाएगा। अब देखो ये जो कायिक कोशिका है ना, अब इसको कैसे पता चलेगा कि जहां पर बीजाणु द्वार है वो यहाँ पर स्थित है। तो ये जो सहायक कोशिका होगी ये इसको संदेश देती है, ठीक है। एक तरीके से इसमें कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं जहां पर आकर के ये कायिक कोशिका जुड़ जाती है। तो इसका काम क्या है, एक तरीके से संकेत देती, रास्ता बताती कि यहाँ हूं मैं, आ जाओ, यहाँ पर हमारे बीच में अंड बैठा है, इसके साथ संलयित होना है, तो आ जाओ यहाँ पर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई ना। तो इनका काम क्या है, सहायता करती है, किसमें, कायिक कोशिका को निर्देश देगी। निर्देश देना यानी कि इसमें रिसेप्टर लगे होते हैं, जो कायिक कोशिका सीधा यहीं आकर के जुड़ जाती है। इनमें से एक सहायक कोशिका में चिपक जाती है और फिर वहीं से क्या होगा, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा और दूसरा नर युग्मक यहाँ जाकर के ध्रुवीय कोशिका से संलयित हो जाता है। क्लियर इतनी बात? तो ये क्या हो गई, आपकी पूरी भ्रूणकोश की संरचना हो गई, ठीक। तो ये क्या है, मादा युग्मोभित या भ्रूणकोश एक छोटी अंडाकार संरचना है ना, बीज की संरचना है, जो बीजाणुकाय के आधे भाग माइक्रोपाइल में धसी रहती है। यह पेक्टोसेलुलोज की झिल्ली युक्त दीवार द्वारा घिरी होती है। मादा युग्मोभित 3 कोशिकीय अंड उपकरण है, 3 एंटीपोडल कोशिका और एक द्विकेंद्रीय कोशिका होती है। अब देखो 3 कोशिका वो अंड वाली प्रतिवेशांत कोशिका, मध्य की कोशिका को हम बोल सकते हैं द्वितीय कोशिका या द्विकेंद्रीय कोशिका, क्योंकि उसमें 2 केंद्रक प्रेजेंट है। क्लियर? और लास्ट में क्या है, एक लास्ट में 2 कोशिका सहायता करने वाली कोशिका और एक कोशिका कौन सी होगी, जो मध्य में अंड कोशिका होती है, ठीक है। तो अंड को उपकरण
एंटीपोडल कोशिका और केंद्रीय कोशिका। क्लियर? चलिए आगे। सातवां क्वेश्चन, कैस्मोगैमस पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या क्लीस्टोमस पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या कीजिए। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पर आपको देखो इसकी इंग्लिश बना के दे रखी है, इंग्लिश है इसकी। पुष्प आपको पढ़ा है, आपको याद भी होगा जिसने क्लास ले रखी है, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं रहा होगा कि यहाँ पर किसको बोला जा रहा है, कैस्मोगैमस। तो मैं अगर आपको एक संरचना बता के दिखाऊं, चलो कहाँ पे बनाऊंगी, पहले मैं देख लेती हूँ कितना स्पेस है। ठीक, चलो देखो, मैंने आपको बताए थे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न करते हैं। परागण की क्रिया में बताया था। एक कैसा पुष्प उत्पन्न करता है, देखो इसके दो पुष्प है, ठीक है। एक कैसा कर रहा है, वो बंद प्रकार के पुष्प है ना, वायोला इसका एग्जाम्पल था। और एक क्या था, खुले प्रकार के पुष्प थे। ये पढ़ा था आपने। खुले प्रकार के पुष्प क्या करने में सहायता कर सकते हैं? यहां पर अगर वर्तिका प्रेजेंट है और साथ ही साथ नर संरचना पुंकेश्वर भी है, तो इसमें क्या होगा, ये स्वपरागण की क्रिया भी कर सकते हैं और ये पर परागण की क्रिया भी कर सकता है, क्योंकि बाहर से कोई भी परागण आकर के इसकी वर्तिका पर चिपक जाता है। ठीक है, तो ये खुले प्रकार के होते हैं। तो इन्हें हमने क्या कहा था, उन्मील पुष्प। याद आ रहा है, उन्मील पुष्प, उन्मील पुष्प। क्लियर? और दूसरे क्या थे, जो बंद प्रकार के थे। अब बंद प्रकार के होंगे तो इसका जो मादा संरचना है वो भी अंदर है और नर संरचना भी अंदर है। बाहर से कोई परागण अंदर आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बंद संरचना है। तो ये आपस में ही क्या कर रहे हैं, स्वपरागण की क्रिया कर रहे हैं और यहाँ पर नया पौधा या पुष्प बनाएंगे, परागण की क्रिया करते हैं। तो ऐसे पुष्पों को हमने क्या कहा था, अनुन्मीलीय पुष्प कहा था ना, अनुन्मील पुष्प। क्लियर? अब देखो, ये कुछ नहीं है, जो आपका कैस्मोगैमस है वो उन्मील पुष्प कहलाता है, ठीक है, और क्लिस्टोगैमस जो होता है वो अनुन्मीलीय पुष्प कहलाता है। क्लियर? तो ये देखो कुछ नहीं है। देखो कैस्मोगैमस कैसा है, खुला वर्तिकाग्र पुंकेश्वर के साथ खुले पुष्प होंगे, ठीक है। और क्लिस्टोगैमस कैसा होगा, पुष्पों में पर परागण नहीं होता है क्योंकि पुष्प बंद होते हैं तथा परागण का स्थानांतरण संभव नहीं है। तो क्लियर ये वाली बात, पेपर में अगर आएगा तो आप अच्छे से लिख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो इंग्लिश बना के ही आपको दे दिया, हिंदी लिखकर। चलो 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दीजिए। अब देखो ये वाली बातें मैं आपको यहीं पर पढ़ा लेती हूँ। क्या होता है यहाँ पर, मैंने कहा था आपको कि जब स्वपरागण की क्रिया और पर परागण की क्रिया चुनने के लिए आ गई, तो आपको अगर पता होगा, मैंने बताया था आपको क्लास में कि यहाँ पर परागण को अच्छी क्रिया माना जाता है परागण की, है ना। स्वपरागण को अवॉइड किया जाता है क्योंकि क्या हो सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का आनुवांशिक परिवर्तन या विभिन्नताएं देखने के लिए नहीं मिलती है। लेकिन परागण से क्या होता है, हमें जेनेटिक मेकअप में भिन्नताएं दिखती है, बताया था। तो परागण को बढ़ावा दिया जाता है और स्वपरागण को क्या किया जाता है, रोकने के उपाय किए जाते हैं। अब क्या क्या उपाय किए जाएंगे तो देख लो। देखो क्या होता है, डाइकोगैमी या एक द्विलिंगी पुष्प में भिन्न भिन्न समय पर परागकोश और वर्तिकाग्र का परिपक्वन। अब देखो स्वपरागण पहले तो देखिए किस पे पाया जा रहा था, जो द्विलिंगी पुष्प थे। अगर मैं स्वपरागण की बात करूं, है ना, स्वपरागण किस में पाया जा रहा था, जो द्विलिंगी पुष्प थे। द्विलिंगी पुष्प यानी कि इसमें नर और मादा संरचना एक ही पुष्प पे प्रेजेंट थी, है ना। क्लियर? पहले इसको समझो, द्विलिंगी। अब देखो अगर स्वपरागण होगा तो इसके नर युग्मक क्या होंगे, इसके नर युग्मक इसी की वर्तिकाग्र पर जाते, तो ये स्वपरागण है। अब देखो ये पुष्प का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सेम ही होगा जैसा इसका होगा, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ दोनों का सेम है। तो हमें यहाँ पर विभिन्नताएं देखने के लिए नहीं मिलती है। और अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम इसको क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि कोई दूसरा परागण आए और इस वर्तिकाग्र पर आए तो हमें जेनेटिक मेकअप में बदलाव दिखे, है ना।
तो हम इसको क्या करेंगे, इस क्रिया को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या होगा, जो स्त्री केसर है और जो आपका नर वाली संरचना है उसको क्या कर सके, उसको परिपक्व होने से रोक सके। अगर वो परिपक्व नहीं होगा, जब तक वो क्या होगा, परिपक्व नहीं होगा, तब तक अगर स्त्री वाली परिपक्व है तो कोई और पराकर आकर के फटक से इस पे लग जाएगा और उसके पश्चात क्या होगा, एक नई हमारा जेनेटिक मेकअप प्राप्त होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने क्या करा, जो पुंकेश्वर है उसको दबा दिया। ये मतलब यही समझो कि एक को दबा दिया और दूसरा उग जाएगा तो तब तक वो काम कर लेगा। क्लियर, चलो ये वाली बात भी आ गई। एक क्रिया ये रहती है, पुंकेश्वर को हमने दबा दिया, यानी कि पुंकेश्वरों को परिपक्व होने से रोक लिया। दूसरी विधि, इसका उल्टा कर लो कि यहाँ पर क्या कर दो, पुंकेश्वर तो पैदा हो गए लेकिन बेचारे जो स्त्री केसर है वो अभी परिपक्व ही नहीं हुई है। क्लियर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि इसके परागकण जैसी परागकण फट जाते हैं या पुंकेश्वर फट जाएगा तो जैसी हवा चलेगी ये परागकण उड़ करके कहीं और चले जाएंगे, है ना, क्योंकि इसकी वर्तिकाग्र पर तो नहीं जा सकते। यहाँ पर क्या है, अभी वर्तिका बनी ही नहीं है, स्त्री केसर का निर्माण हुआ ही नहीं है। तो क्लियर, तो ये क्या होंगी, विधियां होती है स्वपरागण को रोकने की। चलो देखो, तो ये वाला हो गया एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन। अब जो दूसरा है, ये तो कौन सा हो गया, पहला उपाय हो गया। क्लियर, अब दूसरा उपाय क्या होगा, जितने ज्यादा एक लिंगी पुष्पों को बढ़ावा दिया जाए। एक लिंगी पुष्प यानी कि जिसमें या तो मादाई संरचना प्रेजेंट हो या तो उसमें क्या हो, नर संरचना ही प्रेजेंट हो। तो ऐसे पुष्प अगर होंगे तो फिर तो जेनेटिक मेकअप में भी इनका बदलाव आता रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पर एक लिंगी पुष्पों को बढ़ावा दिया जा सकता है, एक लिंगी पुष्पों को बढ़ावा। क्लियर, चलिए अब देखो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, स्व अयोग्यता क्या है। स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। अब देखो, स्व योग्यता भी वही है कि स्वपरागण को स्वपरागण की क्रिया रुक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे लिखना है, अब इसका कारण भी बताओगे, लेकिन स्व योग्य या स्वबंधता उभयलिंगी यानी कि द्विलिंगी पौधों की अयोग्यता है। कैसे, अभी देखो, जो क्रियात्मक नर और मादा युग्मक उत्पन्न करने के बजाय स्वपरागण करने पर योग्य बीज उत्पन्न करती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि अगर नर और मादा युग्मक, अगर एक ही पुष्प में क्या है, ये पुष्प है, ठीक है, एक मिनट, चलो इसके एग्जाम्पल से समझ ले क्या बोल रहा है ये। अब देखो, ठीक है, स्वयोग्य युग्म विकल्पी, ठीक है, यानी कि एस जीन द्वारा आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होता है। देखिए हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी स्त्री केसर है, ठीक है, इसके एलील कौन कौन से है, इसका जो वर्तिकाग्र है इस पर S1 और S2 एलील है, ठीक है, और यहाँ पर जो पुंकेश्वर है इसका जो एलील है या हम बोल सकते हैं इसका जीन है वो S1 है। एलील क्या होते हैं, दो जीनों के अल्टरनेटिव क्रम को हम एलील बोलते हैं। जैसे दो जोड़े में पाए जाते हैं ना जीन, आप जब आगे पढ़ोगे तो लंबा और बौना इस प्रकार से पढ़ोगे, ये क्या है, एलील कहलाते हैं, एक साथ जब आ जाते हैं। क्लियर, तो आगे पढ़ोगे जब आप, तो यहाँ पर देखो जब क्या होगा, जो S यहाँ पर इसकी जीनी टाइप क्या है, S1 है, ठीक है, जब S1 वाला जीन वर्तिकाग्र पर आएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, S1 प्रेजेंट है, तो ये वर्तिका इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, इसको बाहर धकेल देगी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं कोई और परागण है, ठीक है, ये S3 वाला जीन है भाई, अगर इस पौधे का परागण यहाँ वर्तिकाग्र पर आ जाएगा तो ये सोचेगी कोई नया वाला आ गया है ना, तो ये उसको क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, स्व अयोग्यता हो रही है। तो ये यहाँ पर इसी के लिए समझा रखा है कि यहाँ पर उपस्थिति के परिणाम स्वरूप परागण अपनी वृद्धि पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं। परागण अपनी वृद्धि पूर्ण करने में असमर्थ कैसे हुए, जब वर्तिकाग्र ने S1 वाले वर्तिकाग्र जो S1 जिसमें S1 और S2 एलील थे
उस वर्तिका ने S1 वालों को जब एक्सेप्ट ही नहीं किया तो पराकण आगे चल करके ना तो फटेगा, ना तो विभाजित होगा, ना उससे नरयुग्मक बनेंगे। ठीक है, तथा निषेचन को प्रभावित करता है, फिर निषेचन की क्रिया होगी नहीं और जिसके परिणाम स्वरूप बीज भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन कब होगा? जब यहाँ पर जीन जो होंगे वो सेम होते हैं, एस टाइप के होते हैं। तो अगर हम नर का देखते हैं वो S1, ठीक है, और वर्तिका अग्र पर देखते हैं S1 और S2 होता है। क्लियर? बस ये वाली बात ध्यान रखनी है। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।